तो हम लोग जहाँ रुके थे वहां से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो हम लोग ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोगों ने कर लिया था, थोड़ा सा जस्ट रिवाइज कर लेते हैं जो किया था और उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। तो रिजिड बॉडी सेट टू बी, हम लोग अभी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने किया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेस होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग डिस्प्लेस कर देंगे या डिस्टर्ब कर देंगे तो वो वापस अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक बार डिस्टर्ब करने पे वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन जो है उस पे वापस आ जाता है। सो अब ये a rigid body is said to be in rotational equilibrium if the body does not rotate or rotates with a constant angular velocity. For this, the net external torque or the vector sum of all the torques acting on the body is zero. तो net external torque मतलब ये जो इधर से इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है और ये जो तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जो है और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे, तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा रोटेशन के केस में. So net external torque or the vector sum of all the torque acting on the body is zero. In other words, a body is in rotational equilibrium when the algebraic sum of moment of all the forces acting on the body about a fixed point is zero. So algebraic sum acting on the body is about a fixed point is zero. So in fact, a body is in rotational equilibrium when algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about a fixed point or axis is zero. For example, in case of a beam balance or seesaw shown in the figure, जो पिछले स्लाइड में यहाँ पे जो फिगर में दिख रहा है, the system will be in rotational equilibrium अगर इस फोर्स से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑफ फोर्स. सो ये जो टॉर्क है ये इसको किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो ये जो F1 इंटू L1 है, दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ τ1, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. और ये जो फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम करें तो दिस इज इक्वल टू L2. तो F2 इंटू L2 कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ τ2, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट. तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो बिकॉज ये क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं तो हम लोग यह लिखेंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ टॉर्क इज जीरो. फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो. सो नेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर आना चाहिए अगर हम लोग को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखना है बॉडी. तो इसी से ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी आता है. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज जीरो. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट बिकम्स जीरो. तो समेशन ऑफ all the torque, if it is zero, then we say that the body is in rotational equilibrium. So by convention we take anti-clockwise moment as positive and clockwise moment as negative. तो ये जो convention है इससे हमारा anti-clockwise moment negative हो जाएगा और positive हो जाएगा और clockwise moment जो है वो negative हो जाएगा. So it means for a rotational equilibrium of a body, sum of anti-clockwise moment about a fixed point is equal to sum of clockwise moment about the same point. So this is what is known as principle of moments. So to illustrate this principle, let us take an ideal lever comprising of a rod, light rod AB of negligible mass pivoted at a fixed point O. This point is called fulcrum of the lever. तो जिस पॉइंट के अबाउट पिवट है, पिवटेड और जिसके अबाउट रोटेट कर सकता है, इसको फल्क्रम ऑफ द लिवर कहते हैं. अ सीसॉ ऑन चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, द बीम ऑफ अ फिजिकल बैलेंस आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ लिवर. सो टू फोर्सेस F1 and F2 पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू लिवर रॉड
are applied at the ends A and B. तो दो फोर्स लगा रहे हैं F1 और F2, एक इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं F1 और दूसरा इस डायरेक्शन में F2 लगा रहे हैं. So F1 and F2 parallel to each other and perpendicular to the lever rod are applied at the ends of A and B. Let R be the reaction of the support at the fulcrum. So R is directed opposite to the force F1 and F2. तो ये reaction force है. तो अगर हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा. रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो F1 इंटू D1 विल बी इक्वल टू F2 इंटू DT हो जाएगा. तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से ये आता है और ये नॉर्मल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से हम लोग ऐसा लिखते हैं. सो द लिवर इज अ सिस्टम ऑफ द लिवर इज अ सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. So for translational equilibrium, net force is 0. So R minus F1 minus F2. So देखो यहाँ पे R इधर लग रहा था और F1 और F2 नीचे की तरफ लग रहा था. This was F1, this was F2, and this is R. So R minus of F1 minus F2 is equal to 0, or R is equal to F1 plus F2. So for rotational equilibrium, the algebraic sum of moment of forces about O must be 0. So if AO is equal to D1, ठीक है? So if AO is equal to D1 and OB is equal to D2, so F1 into D1 minus F2 into D2 is 0, or F1 into D1 is equal to F2 by D2, F2 into D2. और ये जो R है, because it acts on the fulcrum itself, therefore moment about the fulcrum, its moment about the fulcrum is 0. मतलब R का moment क्या होगा? Because ये fulcrum से ही pass कर रहा है, तो इसका मोमेंट इसके अबाउट 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि 0 होगा. इन केस ऑफ द लिवर, द फोर्स F1 is usually some weight to be lifted. It is called load, and its distance from the fulcrum AO is equal to D1 is called the load arm. Again, force F2 is the effort applied to lift the load, and its distance from the fulcrum OB is equal to D2 is called the effort arm. So therefore, from equation 102, we find that load shifted into load arm, load lifted into load arm is equal to effort applied into effort arm. तो ये लिवर के केस में हम लोग बेसिकली लोड और लोड आर्म कहते हैं. तो मान लो ये हमारा है, इधर ये लोड है, ये मान लो फल्क्रम है, और ये एफर्ट इधर है, लेट्स से, राइट. सो अब जो हम लोग लोड इनटू ये जो डिस्टेंस है, इसको लोड आर्म कह रहे हैं. लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से इज लोड आर्म, और एफर्ट का डिस्टेंस जो फल्क्रम से है ये एफर्ट आर्म हो गया. तो लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, अगर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात करें तो इससे हमारा क्या आएगा. अच्छा, इसके अलावा एक मैकेनिकल एडवांटेज एक टर्म होता है जिसका मतलब लोड बाय एफर्ट होता है. सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट. ये वैल्यू D1 है, ये वैल्यू D2 है, राइट. तो हमें पता है लोड क्या है हमारा, F1 मान रहे हैं लोड, और एफर्ट को F2 मान रहे हैं. सो मतलब F1 बाय F2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू D2 अपॉन D1. तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं. सो लोड बाय एफर्ट, दैट इज F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1. दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर. So usually mechanical advantage is greater than 1, that is F1 is greater than F2, or F2 is less than F1. So a small effort is applied. मतलब हम लोग मशीन यूज क्यों करते हैं, कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड को हम लिफ्ट कर सकें, इसीलिए मशीन को यूज करते हैं, जो भी लीवर को यूज करते हैं, राइट. तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज जनरली जो लीवर है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, उसमें ग्रेटर देन 1 होगा. सो अ स्मॉल एफर्ट इज अप्लाइड to lift a heavy load. In that case, D2 will be greater than D1, that is effort to be applied through a large distance. So effort is to be applied through a large distance and load is shifted through a smaller distance. Now center of gravity, ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, हम लोग सेंटर ऑफ मास तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं. ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि इसके अबाउट अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी पॉइंट से हम लोग इसको हैंग करेंगे, तो इसके अबाउट टोटल रोटेशनल इक्विलिब्रियम
में रहेगा ऑब्जेक्ट, टोटल मूवमेंट विल बी इक्वल टू 0. So the center of gravity of a body is a point where the entire weight of the body acts. Weight of the body, entire mass नहीं, यहाँ weight की बात हो रही है. So obviously gravitational torque on the body about this point is always 0. So center of gravity of a body coincides with center of mass of the body. कब? If the body is so extended that g varies from, जब अगर g constant होगा, if g is constant throughout the body, so if g is constant throughout the body, then right, so if g is constant throughout the body, center of mass and center of gravity will be at the same point. But if g varies, है ना, हम inside that body only, उस object के पास g का वैल्यू वेरी करेगा अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट coincide with center of mass. So if the body is so extended, so if it is extended in a way that g varies from part to part of the body, from one part of the body to other part of the body we go, if g varies, then we say, then the center of gravity shall not coincide with the center of mass of the body. Is it clear? Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन जो है, ये हम लोग को पता है कि जो 3 सिंपल रिलेशंस बिटवीन रोटेशनल काइनेमैटिक्स वेरिएबल आर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. So it is similar to v is equal to u plus at. So final angular velocity is equal to initial angular velocity plus angular acceleration into time. Similarly, the angular displacement theta is omega naught t plus half alpha t square, right? So here s is equal to ut plus half at square. उसी तरह ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा थीटा, और यहाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as. तो ये जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन था उसके अकॉर्डिंग ही ये एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने लिखा है. ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. So we can deduce rotational motion as follows. तो कैलकुलस से जो डिडक्शन होता है इसका, सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी अगर हम लोग को डिड्यूस करना है, डिराइव करना है, तो सपोज अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन a alpha. We know that alpha is equal to d omega by dt. So this d omega will be equal to alpha into dt. ये dt आके इधर मल्टीप्लाई हो गया. At t is equal to 0, let omega is equal to omega naught, and at t is equal to t, let omega is equal to omega. Now integrating इसको 107 वाला जो है इसको इंटीग्रेट कर दो, तो जो ओमेगा का वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू ओमेगा नॉट से ओमेगा तक वेरी करता है. कितने टाइम में? टाइम 0 से लेके t तक में वेरी करता है. सो इसको हम लोग डी ओमेगा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा लोअर लिमिट से अपर लिमिट इज इक्वल टू अल्फा टाइम डी टी को इंटीग्रेट करेंगे टी हो जाएगा, ये 0 से लेके टी हो गया. सो बेसिकली ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस 0, या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटीग्रेट कर दिया और हम लोगों ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों डाल दिया, तो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर हो गया. ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि हम रोटेशनल काइनेमैटिक्स में यूज करते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब दूसरा इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. So if omega is angular velocity of the rigid body at any time t, then we know that omega is equal to d theta by dt.
सो डी थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी हो जाएगा, ये डी टी से ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे हैं। सो डी थीटा इज ओमेगा डी टी, हमें पता है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे थीटा 0 है, t इज इक्वल टू t पे थीटा इज इक्वल टू थीटा है। इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, लिमिट डाल के डी थीटा ओमेगा डी टी, ओमेगा कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, या आप क्या करो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डाल दो, है ना। और सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसे करते थे वैसे ही ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डाल के इसको इंटीग्रेट करेंगे, t को अंदर लेके जाएंगे तो ओमेगा नॉट डी टी 0 से t और अल्फा टी डी टी 0 से t इंटीग्रेट किया और डी थीटा 0 से थीटा। सो अब इसको इंटीग्रेट करोगे, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, राइट, और ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई टी। अब हम लोग इसका लिमिट डाल देते हैं, थीटा का वैल्यू 0 से थीटा तक, टाइम 0 से t, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा थीटा माइनस 0 इज ओमेगा टी माइनस ओमेगा नॉट टी माइनस 0 अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 0। सो थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा ले लो, या इसको इधर ले जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो इसको भी उसी से स्टार्ट करेंगे। ओमेगा का वैल्यू डी थीटा बाई डी टी होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी हम लोग बेसिकली ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है तो ये ओमेगा डी ओमेगा इंटू डी थीटा बाई डी थीटा हो गया। डी थीटा को अब हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएंगे, अल्फा डी थीटा इज ओमेगा डी ओमेगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे अल्फा इंटू थीटा, लिमिट्स डाल देंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा और 0 से थीटा, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 is equal to alpha into theta minus 0. So this will give you omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. This is our third equation of motion. Is it clear to everyone? तो ये जो है हम लोग का नॉर्मल रोटेशनल मोशन जो है ये हो गया है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे और इसके बाद हम लोग जो रिजिड बॉडीज का जो डायनेमिक्स है, रोटेशनल डायनेमिक्स, वो हम लोग पढ़ेंगे, जहां हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालना सीखते हैं, तो वो इसके बाद आएगा। You see this question. The question is find the torque of a force about the origin which acts on a particle whose position vector is this. So देखो r का वैल्यू, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू i माइनस जे प्लस ऑफ के है, जो फोर्स है उसका वैल्यू 5i माइनस 2j प्लस ऑफ 3k है। हमें टॉर्क का वैल्यू निकालना है, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू r क्रॉस f हो गया, तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू r क्रॉस f है, मतलब i माइनस जे प्लस ऑफ k क्रॉस ऑफ 5i माइनस 2j प्लस 3k। सो अब ये हमारा i कैप, j कैप, k कैप हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। वैल्यूज अब हम लोग जो r वेक्टर का जो कफिशिएंट है वो डालेंगे 1, -1 और 1, ठीक है, और f का जो कफिशिएंट है 5, -2 और 3। अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई कैप इंटू -1 इंटू 3 -3 माइनस ऑफ -2 +2 हो गया, माइनस ऑफ जे कैप 1 इंटू 3 -5 प्लस ऑफ के कैप
1 into -2 प्लस ऑफ 5. सो जो टॉर्क होगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई प्लस 2j प्लस 3k. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now torque of 10 to the power 3 Newton meter acting on a rigid body turns it through 30 degree in 0.2 seconds. ठीक है, तो अब हमारे पास टॉर्क का वैल्यू है 1000 न्यूटन मीटर. ठीक है, टर्न्स इट एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी टर्न्स इट थ्रू एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया. इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे π/6 रेडियन. टाइम टेकन is 0.2 seconds. Calculate the work done by the torque on the body and power of torque. So work done is equal to tau into theta, है ना? Because ये चेंज नहीं कर रहा है तो सीधा जैसे F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है उसी तरह टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है. टॉर्क है मेरा 1000, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है π/6. So this is equal to so 0.523 या 5.23 into 10 to the power 2. ठीक है, दिस इज वर्क डन. जूल्स में लिखते हैं. अब कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टॉर्क ऑन द बॉडी एंड पावर ऑफ टॉर्क. सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. सो दिस इज 5.23 into 10 to the power 2 divided by 0.2. ठीक है, so this is 5.23 divided by 0.2. So this is 26.15. So 26.15 into 10 to the power 2 है, which is equal to 2.615 into 10 to the power 3 watts. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Third question है constant torque is acting on a wheel. If starting from rest the wheel makes n rotation in t seconds, show that angular acceleration is given by alpha is equal to 4 pi n by t square. तो टॉर्क एक कांस्टेंट टॉर्क हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक व्हील पे और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो गया 0 रेडियंस पर सेकेंड. द व्हील मेक्स n रोटेशंस इन t seconds. So theta angular displacement is equal to 2 pi into n. n rotation मतलब एक रोटेशन में 2 pi एंगल. टोटल एंगल कवर्ड इज 2 pi into n और टाइम टेकन इज t seconds. Show that angular acceleration alpha is equal to, ठीक है, so हमारा theta is equal to omega naught t plus half alpha into t square. So अब ये वैल्यूज इसमें हम लोग डाल देते हैं. 2 pi into 9 is equal to 0 into 2 0 हो जाएगा. half into alpha into t square. So this is 4 pi n divided by
टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। क्लियर है बच्चों? क्लियर सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन है, a torque of 20 Newton meter is applied on a wheel initially at rest. Calculate the angular momentum of the wheel after 3 seconds. So, torque का वैल्यू 20 न्यूटन मीटर, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया. So calculate the angular momentum of the wheel after 3 seconds. So देखो ओमेगा नॉट 0 है, मतलब L1 इज इक्वल टू 0 हो गया. L2 हमें निकालना है, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. So torque is equal to rate of change of angular momentum. ठीक है, तो torque is equal to dl upon dt. So this is L2 minus L1 upon t. ठीक है, so torque is 20 is equal to L2 minus 0 divided by time 3 seconds. So L2 is equal to 60 kg meter square per second. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? फिफ्थ क्वेश्चन है, एट एनी इंस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 4 जूल. ठीक है, सो किसी भी इंस्टेंट पे F इज इक्वल टू 4 जूल हो गया. एक्ट्स ऑन अ 0.25 kg ऑब्जेक्ट दैट हैज पोजीशन वेक्टर R. सो मास M इज इक्वल टू 0.25 kg. पोजीशन वेक्टर इसका R इज इक्वल टू 2i minus of 2k. Velocity vector v is equal to minus 5i plus of 5k. About the origin, what are angular momentum and torque acting on the object? So अब अगर हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस इक्वल टू m into r क्रॉस v. ठीक है, सो m इंटू आर क्रॉस v हो जाएगा. बेसिकली क्या है, r क्रॉस p होता है. तुम अगर देखो जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज इक्वल टू r क्रॉस p हो जाएगा. p का वैल्यू mv है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r क्रॉस mv. अब m तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, m इंटू आर क्रॉस v कर लेंगे. सो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम L हो जाएगा. ठीक है, ठीक है बच्चों. सो अब इसमें हम लोग वैल्यूज डाल लेते हैं. एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू 0.25 इंटू आर क्रॉस v करना है, मतलब
2i माइनस 2k क्रॉस ऑफ जो v है -5i प्लस 5k। ठीक है, तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, इसको डिटर्मिनेंट बना के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। 0.25 इंटू आई क्रॉस आई करेंगे 0 हो जाएगा, आई क्रॉस k करेंगे -j हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हमेशा ये इसको बना लिया करें। तो देखो हम लोग साइक्लिक ऑर्डर के उल्टा चल रहे हैं, आई क्रॉस k कर रहे हैं तो -j होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10j, और फिर k क्रॉस i करेंगे तो j होता है, तो दिस इज +10j, राइट। -10j प्लस 10j और k क्रॉस k 0 हो गया, सो दिस इज 0.25 इंटू 0 वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। सो एंगुलर मोमेंटम जो है अबाउट द ओरिजिन उस 0 होगा, और हम लोग को टॉर्क निकालना है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ कर लेंगे। आर क्रॉस एफ का मतलब 2i माइनस 2k क्रॉस ऑफ 4j। ठीक है, एक एक करके करो, i क्रॉस j k होता है तो ये 8k हो जाएगा, और k क्रॉस j करेंगे तो -i होगा प्लस 8i हो जाएगा, है ना। तो -i और यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी था, प्लस हो गया तो 8i हो गया। सो दिस इज बेसिकली 8i, i क्रॉस j k होता है सर, सो 8i प्लस 8k, ये हमारा टॉर्क। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Sixth question, a car of mass 2500 kg is moving in a circular track of diameter 100 meter। ठीक है, तो एक कार है, इसका मास हो गया 2500 kg, मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 400 मीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू 50 मीटर हो गया, with a speed v is equal to 72 kilometer per hour। So this is 72 into 5 by 18, so this is 20 meter per second। what is the angular momentum of the car? L का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा है mvr होता है। ठीक है, तो L इज इक्वल टू mvr मीन्स ये लीनियर मोमेंटम इनटू ये, अगर डायरेक्शन वगैरह नहीं दिया हुआ है तो सीधे मैग्नीट्यूड निकालेंगे mvr करके। सो 2500 into 20 into 50, so this will be equal to 50 into 200 1000 to get 2.5 into 10 to the power 6 kg meter square per second। क्लियर है बच्चों? डन? सेवेंथ क्वेश्चन देखो, on application of a constant torque a wheel is turned from rest through an angle, रेस्ट मतलब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 रेडियंस पर सेकेंड हो गया, थ्रू एन एंगल ऑफ 200 रेडियंस, थीटा इज इक्वल टू 200
radians in 8 seconds. Time is equal to 8 seconds. What is its angular acceleration? तो अभी angular acceleration निकालना है. If the same torque, so theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. So that means 200 is equal to omega naught to 0 हो गया. So this is 200 is equal to half into alpha into 8 square. So alpha is equal to 200 by 64 by 232 हो गया. So 8 into 25, 8 into 4, 25 by 4. This is 6.25 radians per second square. So if the same torque continues to act, what will be the angular velocity of the wheel 16 seconds from the start? So same torque मतलब angular acceleration same रखना है. Omega is equal to omega naught plus alpha t. So this is omega is equal to omega naught has 0, alpha is 6.25 into 16. Okay. So this is 6.25 into 16, this is 100. So omega is equal to 100 radians per second. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. The radius of a wheel of a car is 0.4 meter. So हम लोग को एक wheel of a car है, इसका radius r is equal to 0.4 meter हो गया. The car is accelerated from rest by an angular acceleration of 1.5 radian per second square. So omega naught is equal to 0. Rest से कर रहे हैं. Angular acceleration alpha is equal to 1.5 radian per second square. For 20 seconds, t is equal to 20 seconds. How much distance will the wheel cover in this time and what will be its linear velocity? तो distance मतलब पहले तो थीटा निकाल लेंगे और उससे हम लोग को फिर पता चल जाएगा क्या डिस्टेंस मूव कर रहा है. Cover in this time and what will be its linear velocity. So अब अगर हम लोग ये वैल्यू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. So this is theta is equal to 0 into 20 plus half into 1.5 into 20 into 20. So theta is equal to 10, 15 into 2300 radians. So 300 radians हो गया. अब distance s जो cover करेगा that is r into theta. So 300 into 0.4, 120 meter. This is the linear distance traveled. अब linear velocity तो पहले omega 2 is equal to omega is equal to omega naught plus alpha t. Omega is equal to omega naught हमारा 0 plus 1.5 into 20, 30 radians per second. और v निकालना है. v is equal to omega r
that is 30 into 0.4, so 12 meter per second. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now next question, a flywheel rotating at a speed of 600 rpm about its axis is brought to rest by applying a constant torque for 10 seconds. So इसका जो initial at a speed of 600 rpm, omega naught is equal to 600 revolutions per minute, or 600 into 2 pi divided by 60 radians per second. So this is 2 pi radians, sorry, 20 pi radians per second, omega naught. Applying a constant torque for 10 seconds, t is equal to 10 seconds, brought to rest, मतलब omega is equal to 0 हो गया. Find its angular deceleration, omega is equal to omega naught plus alpha t अगर लगाते हैं तो इससे हमारा आ जाएगा 0 is equal to 20 pi plus of alpha into 10. Alpha is equal to minus 20 pi upon 10, which is equal to minus 2 pi radians per second square. ठीक है, तो अब अगर हम लोग को एंगुलर डिसेलरेशन निकालना है तो डिसेलरेशन में नेगेटिव साइन हटा देते हैं. So angular deceleration is equal to 2 pi radians per second square. Clear है बच्चों? Yes, sir. Angular velocity 5 seconds after the application of torque. Omega is equal to omega naught plus alpha t. तो omega is equal to omega naught means हमारा 20 pi minus of 2 pi into 5. So this is 10 pi radians per second. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Tenth question है, a flywheel of mass 1 metric ton and radius 1 meter is rotating at the rate of 420 revolutions per minute. So mass इसका 1 metric ton मतलब 1000 kg हो गया इसका mass. Radius r is equal to 1 meter हो गया. Rotating at the rate of 420 rpm. तो हमारा ओमेगा नॉट जो है 420 into 2 pi divided by 60 कर लेते हैं. So this is 7 into 2 into 22 by 7. So this is 44 radians per second. अब find the constant retarding torque required to stop the wheel in 14 rotations. So theta is equal to 14 into 2 pi, 28 pi हो गया. इसको अगर हम लोग को पाई के टर्म्स में लिखना होता तो ये 14 पाई होता. So theta is equal to 28 pi
assuming mass to be concentrated at the rim of the wheel. So theta is equal to, तो हमें रिटार्डिंग टॉर्क निकालना है, right? तो अल्फा पहले निकाल लेंगे. So अल्फा के लिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. So this is 28 pi omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta लगा लेते हैं. So this will be 0 is equal to 14 pi का whole square plus 2 into alpha into 28 pi. So this will give us 2 alpha is equal to 14 square 196 हो गया, 196 pi square by 28 pi. So this will be 7 pi, 7 into 22 by 7. So alpha is equal to 11 radians per second square. अल्फा निकल गया. अब हमारा जो टॉर्क है, अभी हम लोग वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़े हैं, तो टॉर्क इसको रहने दो, ठीक है. बेसिकली टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, राइट. इसका यूज हो रहा है यहाँ पे, तो अल्फा तक निकाल के छोड़ दो. ये हम लोग अभी नेक्स्ट जो अगला जो टॉपिक करेंगे उसमें ये सब करेंगे, तब ये कवर. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये सब हम बाद में करेंगे. तो बेसिकली अभी हम लोग अल्फा तक निकाल के छोड़ दें. तो इस क्वेश्चन को कर दो, फाइंड द कांस्टेंट रिटार्डिंग एंगुलर डिसेलरेशन एक्सेलरेशन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a disk rotates about the central axis starting from rest. तो इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 रेडियंस पर सेकेंड एंड एक्सेलरेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है. सो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है. एट वन टाइम इट इज रोटेटिंग एट 10 revolutions per second. 60 revolutions later its angular speed is 15 rps. So देखो theta is equal to, अभी omega 1 is equal to 10 rps या 20 pi radians per second. ठीक है. theta is equal to कितना है, 60 revolutions. तो 60 into 2 pi, so 120 रेडियंस जो थीटा हो जाएगा, उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी हो गया 15 आरपीएस हो गया. सो दिस इज 15 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड. सो दिस इज 30 पाई रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है. सो ओमेगा 2 पता चल गया, ओमेगा 1 पता चल गया, राइट. थीटा इज इक्वल टू 120 रेडियंस है, राइट. So now अब हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. सो दिस इज 30 पाई माइनस
20 pi square divided by 2 into theta means 2 into 120 pi. यहाँ पे हम लोग 120 पाई लिखना भूल गए, is equal to theta, sorry, is equal to alpha. So this is 900 pi square minus 400 pi square divided by 240 pi. So 500 pi square divided by 240 pi, 0 और 0 भी कट गया, 50 pi by 24, 6.54 6.54 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये अल्फा का वैल्यू पता चल गया. फर्स्ट पार्ट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 60 रेवोल्यूशंस. तो इसी में ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी. सो टी इज इक्वल टू ओमेगा 2 मतलब 30 पाई minus 20 pi divided by alpha. So this is 50 pi upon 24. So 30 minus 20, sorry. 30 minus 20 is 10 pi by 50 pi into 24. So this is 4.8 seconds. सेकेंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट हम लोग का कह रहा है दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 10 revolutions per second एंगुलर स्पीड. तो ये ओमेगा नॉट से ओमेगा 1 तक आने का जो टाइम है ना, T1 इज इक्वल टू 20 पाई minus 0 divided by 50 pi by 24. So this is 9.6 seconds. ठीक है, यहाँ पे देखो 10 pi by ये 10 pi by 50 by 24 था, तब 4.8 था. यहाँ 20 pi by 50 pi by 24 है, तो सीधे डबल कर देंगे 9.6 सेकेंड. अब आपको कह रहा फोर्थ वाले में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम रेस्ट until the time the disk reaches 10 revolutions per second. So number of revolution theta, मतलब पहले तो थीटा निकाल लेते हैं 10 revolutions तक. So theta is equal to omega naught t. Omega naught 0 है, half into alpha. So alpha is 50 pi by 24 into t square. Sorry, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा. इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं. फाइनल 10 आरपीएस है, मतलब 20 पाई हो गया. ठीक है, सो 20 पाई मतलब 400 पाई स्क्वायर माइनस 0 divided by 2 into alpha, which is 50 pi by 24. So this is 50 to the 100. 100 pi से इसको कट करेंगे 4 हो गया, और 24 उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 96. So this is 96 radians. अब number of revolutions basically. So we know that
ये 96 पाई हो गया सर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए इस 96 पाई जो हमारा आया है एंगल, उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा थीटा आया था, इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पता चल जाएगा। सो देयर आर 48 रेवोल्यूशंस। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. ठीक है, विल स्टॉप हियर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, ये सब चीज। एक्चुअल रोटेशन मतलब वहीं से स्टार्ट होगा। ये सब बेसिकली उसको समझने के लिए जो आगे की चीजें आएंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, ओके, बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir.